गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह जो चैप्टर आप देख रहे हैं और इसका नाम है लर्निंग यानी सीखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं और इसका शिक्षा पे क्या महत्व है। इसमें कई सारी चीज़ें, इसमें परिभाषा आपको मिलेगी और एक आप मान लीजिए कि यह एक नोट्स है, तो आपको क्या करना है और यह वीडियो किसके लिए है यह भी देख लेते हैं। तो किन के लिए और क्या करें, हमारा यह हेडिंग रहता है शुरू से ही। तो आपको देखेंगे कि यह जो वीडियो है वह वीडियो सीटेट के लिए है, एस्टेट के लिए है, सुपर टेट के लिए है और डीएड और बीएड का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब तक मैं वीडियो बना रहा था उसमें डीएड और बीएड वाले को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर वीडियो को मैं नोट्स के रूप में बनाऊं तो उन्हें भी उतना ही फ़ायदा होगा जितना टीचिंग एग्ज़ाम देने वालों को हो रहा है। जैसे कि टीचिंग एग्ज़ाम क्या है, DSSB, EMRS, सीटेट, एस्टेट, सुपर टेट। तो इसमें बीएड और डीएड वालों को भी जोड़ दिया जाए तो हमारा जो होगा स्टूडेंट, उम्मीद है बढ़ेगा और उनको तो लाभ जरूर से पहुँचेगा, आपको तो पहुँच ही रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस बेल आइकन ताकि आपको अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आप कमेंट करें हमारे एनकरेज बढ़ाने के लिए, एक लाइक बनाएं, एक लाइक ठोकें इसमें, क्योंकि लाइक करने से मुझे भी लगता है कि नहीं मेरे वीडियो को लाइक आ रहा है। और आप अपने भला के साथ साथ दूसरों का भला करें यानी शेयर करें। और इस वीडियो को मैं कितनी बार कहा हूँ, आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मैं वैसा यूट्यूबर नहीं हूँ जो टाइम पास करने के लिए बनाता है, मैं वैसा यूट्यूबर हूँ जो आपकी भलाई के लिए बनाता है और आपको इससे 110% लाभ मिलेगा। और इस चैप्टर से आप देखेंगे कि सवाल आते ही हैं और आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए कि यह वीडियो कैसा मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ और यह कैसा लाया हूँ, ये भी देखिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे अर्थ, तो किसका अर्थ, तो हम देखेंगे अर्थ सीखना का। किसका अर्थ, सीखना का अर्थ देखेंगे हम, सीखना का अर्थ यानी लर्निंग का अर्थ देखेंगे। तो इसमें कहा है सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। यानी किसी बच्चे के या बड़े के या जो भी कोई सीख रहा है उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया तो यह माना जाता है, यह कहा जाता है कि उसने कुछ न कुछ सीखा है। परंतु सभी तरह के व्यवहार इसमें नहीं शामिल कर सकते हैं हम। मान लीजिए किसी का बुखार से व्यवहार बदल गया हो, या किसी का थकावट से व्यवहार बदला हो, या किसी को बीमारी से व्यवहार बदला हो, या किसी मैच्योरिटी से बदला हो, तो इसको हम सीखना नहीं कहेंगे। ये तो होते ही हैं, ये नॉर्मल बातें हैं, इसमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है। परंतु ऐसे परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता है, जो अभी चर्चा की हम, ऐसे परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता है। मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से हैं जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है, यानी एक्सपीरियंस से होता है या प्रैक्टिस से होता है, जिसका उद्देश्य बालक को एडजस्टमेंट में मदद करना, समायोजन में मदद करना। अब ये बालक कहाँ एडजस्ट करेगा, वो समाज में करेगा, परिवार में करेगा, देश दुनिया में करेगा, वातावरण से करेगा, एडजस्ट करेगा। तो ये इसकी परिभाषा हुई। अब देखते हैं किन्होंने, ये इसका अर्थ है सीखने का अर्थ। सीखने का मेन अर्थ क्या हो गया कि व्यवहार में परिवर्तन होना, लेकिन ये जो ऑप्शन दिए इनके द्वारा नहीं, व्यवहार में अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप परिवर्तन होना। अब हम देखेंगे परिभाषाएं कि किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो परिभाषा में हम देखते हैं कि पहला है, आप देख लीजिए, शॉर्टन, नॉर्थ, स्ट्रेंज तथा चैपमैन। ये सब लोगों ने, ये सब मनोवैज्ञानिकों ने 1973 में इनकी परिभाषा दी। किनकी परिभाषा दी, लर्निंग की परिभाषा दी। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। देखिए अब यहाँ देखेंगे अनुभूति, जब आप कुछ
चीज़ करते हैं या कोई चीज़ देखते हैं तो आप उसको फील करते हैं। अनुभूति मीन्स क्या होता है? फील करना। और आप जब फील करते हैं तो उसी तरह आप व्यवहार करना भी चाहते हैं। जैसे आप विवेकानंद के श्लोकों को पढ़ेंगे, उनके मोटो को पढ़ेंगे, उनके द्वारा कथनों को पढ़ेंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। और ये जो परिवर्तन आएगा ना, पहले वाले से ज़्यादा स्थायी होगा। और ये कहा था शॉर्टन, नॉर्थ, स्ट्रेंज तथा चैपमैन ने। दूसरा देखते हैं, मॉर्गन किंग विस्ज और स्कॉपलर। 1986 में इन्होंने कहा था कि अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। तो देखिए दोनों ने लगभग सेम ही कहा था, यानी व्यवहार में ही परिवर्तन कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, हर्गेन हान ने 1988 में कहा था सीखना व्यवहार में या व्यवहारात्मक अंतःशक्ति बिहेवियरल पोटेंशियल कि में अनुभूति के कारण उत्पन्न होने वाला परिवर्तन है। यानी व्यवहार में, सीखने से व्यवहार में परिवर्तन होता है और ये अंदर से होता है, क्योंकि अनुभूति तो अपने अंदर होती है। लेकिन इसमें हम अस्थायी शारीरिक अवस्थाओं को नहीं जोड़ सकते, जैसा कि शुरू में भी पढ़े हैं। बीमारी को नहीं ले सकते इसमें, व्यवहार परिवर्तन में थकान नहीं ले सकते, औषधि खाने से ये सब हम नहीं ले सकते। अब ये ऐसा क्यों कहा है? देखिए, यदि कोई बीमार होता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है ऑटोमेटिक। जब कोई थका हुआ रहता है उसका दिमाग उतना अच्छा काम नहीं करता है, या कोई किसी ने ऐसी दवा खा ली जिससे उसके अंदर मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है, तो उसमें बदलाव आएगा और इस बदलाव को हम सीखना नहीं कर सकते। अगला देखते हैं, रिली तथा लेविस ने क्या कहा है। और इन्होंने कहा था 1983, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। देखिए पिछले 3-4 आप परिभाषाएं देखने लगभग सेम टू सेम है। स्वार्ज ने 1977 में कहा है सामान्य रूप से अनुभूति या अभ्यास के कारण होने वाला व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। देखिए आप इन चारों को देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ कॉमन मिलेगा, वो है व्यवहार में परिवर्तन। निष्कर्ष क्या निकला? इतना जो हम पढ़े तो ये तो याद आपको रहने वाला है नहीं, लेकिन इसका निष्कर्ष आपको याद रखना होगा और यहीं से सवाल आपके आएंगे। ये जो 3 पॉइंट है यहीं से आपको सवाल आएंगे। पहला है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। परिवर्तन को कहा जाता है, लेकिन बीमारी वगैरह दवा ये सब नहीं ले सकते हम। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। जब आप किसी के जुड़ जाते हैं, जब मेरी बातें आपको अच्छी लगने लगेगी, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, आप सीखने लगेंगे और आपका सीटेट निकल जाएगा। अब मेरी भी दुआ आपके साथ है। तो चलिए देखते हैं शर्तें। इसमें कुछ शर्तें हैं, बाउंडेशन है। क्या शर्त है? कि व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभूति से ही हुआ होना चाहिए, दूसरा से नहीं। यानी थकावन से नहीं, परिपक्वन से नहीं, दवा खाने से नहीं, इन सब से नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, व्यवहार में अभ्यास अनुभूति से उत्पन्न परिवर्तन को क्षणिक ना होकर अस्थायी होना चाहिए। और कैसा अस्थायी? हमेशा के लिए नहीं, यानी थोड़ा क्षणिक से थोड़ा सा ज़्यादा, अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थायी होना चाहिए। ये कुछ शर्तें थी इनकी। अब हम देखेंगे सीखने के प्रकार। तो सीखने के प्रकार को काइंड्स ऑफ लर्निंग कहा जाता है। और यहाँ से सवाल आते हैं कि बच्चे किस तरह सीखते हैं। सवाल यह रहता है कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं। आपको 2-3 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। तो उसुबेल एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने 1968 में सीखने के 4 प्रकार बतलाए थे। यहाँ से सवाल उठता है, उसुबेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए थे? तो आंसर होगा 4 प्रकार। और कब बताए थे? तो 1968 में। और ये किसने बताए थे सीखने के प्रकार, काइंड्स ऑफ लर्निंग? तो ये उसुबेल। और ऐसे सवाल जो बीच से आते हैं, यानी कि जो नोट्स से आते हैं, ये नोट्स है ना, तो नोट्स से जो आते हैं, बीच किताब से आते हैं, वैसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं सीटेट में। और ये कहा था उसुबेल ने। तो उन्होंने पहला क्या कहा था? अभिग्रहण सीखना। क्या कहा था? अभिग्रहण सीखना। दूसरा क्या कहा था? अन्वेषण सीखना।
तीसरा कहा था रटकर सीखना, और चौथा कहा था अर्थपूर्ण सीखना। तो चलिए अभिग्रहण सीखना को थोड़ा समझ लेते हैं। इस तरह के सीखना में शिक्षार्थी को सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिखकर दे दी जाती, यानी आपको नोट्स दे दिया, आपको बोल करके नोट्स दे दिया या लिख करके नोट्स दे दिया, आप उसको रट लिए, आत्मसात कर लिए। और अधिकतर यही माना जाता है कि रटने से ज़्यादा सीखता, लेकिन ये दुर्भाग्य वाली बात है कि रटने से नहीं सीखता है, रटने से ज़्यादा समझकर सीखता। हाँ, ऐसा नहीं कि रटने से नहीं सीखेगा, रटने से भी सीखेगा लेकिन उतना नहीं सीखे। जैसे पोएम याद करना है तो पोएम तो आपको रटने पड़ेंगे, तो उससे सीखे कि नहीं हम। जैसे पहाड़े, तो पहाड़े भी आपको रटने पड़ेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो आपको रटना पड़ेगा, तो रटने से भी सीखता है लेकिन उतना नहीं सीखता है। चलिए देखते हैं दूसरा, अन्वेषण द्वारा सीखना। इसमें हम यह देखेंगे कि शिक्षार्थी को खोज करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है ना। आप उसको खोज करने के लिए प्रेरित कीजिए, वो ऑटोमेटिक खोजेगा। जैसे भारत में आज़ाद हुआ, क्या आज़ाद हुआ, भारत कब आज़ाद हुआ, वो सोचेगा, खुद से क्वेश्चन करेगा। इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बोल देंगे एक है जानवर है जो दूध देती है, तो वो यहाँ पर देखिए खुला मुक्त सवाल है, ये खुले आंसर वाला। वो बोलेगा गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, कई तरह की वो सीखेगा वो बोलने से, है कि नहीं। अब देखते हैं रटकर सीखना। तो रटकर भी कुछ चीज़ें सीखी जाती है ना। जैसे आपको दे दिया वर्ड मीनिंग याद करना है, तो वर्ड मीनिंग आपको याद करना होगा, आपको रटना होगा। और जब तक आप रटेंगे नहीं सीखेंगे, है कि नहीं। जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, ये सब तो आपको उल्टा शब्द हुआ, आपको याद करना होगा। और याद करने का एक तरीका है रटना। अब है अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। ऊसुबेल ने कहा है कि सीखने के लिए शिक्षकों ने कई तरह के बल डाले विद्यार्थी पर, ऐसे सीखो वैसे सीखो, कई तरह से बात उसको बताएं, लेकिन विद्यार्थी उसको किसी न किसी अर्थ में अगर जोड़ दे ना, यानी कि मान लीजिए कि आप उसको कोई चीज़ दिए, अब वो उस चीज़ को किसी घटना से जोड़ दे या किसी यादगार चीज़ से जोड़ दे। जैसे किसी का जन्म अगर 1990 में हुआ है और 26 जनवरी को हुआ है मान लीजिए, तो वो अपने जन्म दिवस को जोड़ेगा कि मेरा जन्म गणतंत्र दिवस के दिन हुआ था और उस दिन जो था फलना गणतंत्र दिवस चल रहा था, 57वां था, 56वां था, 54वां था। तो इस तरह वो देखिए कैसे जोड़ करके याद करेगा। या किसी घटना को हम याद करते हैं तो हम लोग सोचते फलना, जैसे अभी कुछ घटना घटी तो उसको कोरोना काल में हुआ था, तो आपको याद आएगा अरे कोरोना तो 2019 में हुआ था। ये मीनिंगफुल लर्निंग कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। गेगनी ने 1965 में अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इसको आप याद कर लीजिए, यहाँ से सवाल आएंगे। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लेखक कौन थे, और ये थे गेगनी, ठीक है। इन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए। ऊसुबेल ने कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार, लेकिन गेगनी ने कितने प्रकार बताए, 8 प्रकार। पहला कहा था सांकेतिक सीखना। तो चलिए सांकेतिक सीखना को देख लेते हैं, है ना। तो सांकेतिक सीखना में क्या होता है कि संकेत मिलता है उसको। कैसे संकेत मिलता है, जिस तरह पावलोव ने घंटी बजाकर खाना दिया था तो वहाँ उनको संकेत मिल गया कि घंटी बजने से खाना मिलता है। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया, है कि नहीं। उद्दीपन अनुक्रिया यानी सुखद उद्दीपन है तो बच्चा अनुक्रिया करेगा और दुखद उद्दीपन है तो बच्चा अनुक्रिया नहीं करेगा। जैसे स्किनर के प्रयोग में लाइट जलने से और पैर दबाने से, कुंडली दबने से उसको भोजन मिला था, तो सुखद उद्दीपन उसको मिला ना, इसलिए यह उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत का भी फॉलो करता है। तीसरा है सरल श्रृंखला द्वारा सीखना, यानी अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं तो पहले आप हल्का हल्का उसको चीज़ दीजिए। जैसे
बच्चे को जोड़ घटा सिखाना तो उसके लिए कंचे दे दीजिए, उसको कुछ सामान बोलिए कि चलो 2 कंचे रखो और फिर 2 कंचे रखो, बताओ कितने कंचे हो गए। छोटे छोटे चीज़ों से सिखाइए, ऐसा नहीं कि उसको अचानक से भारी चीज़ें दे दिए तो फिर वो नहीं सीख पाएगा। पहले उसे कम पावर वाला यानी कम स्तर वाला सिखाइए, जब वो सीख जाएगा तब। यदि हम आपको कहें कि 19 का टेबल याद कीजिए तो आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन यदि हम 2 से आपको सिखाना शुरू करें यानी धीरे धीरे कर 2 फिर 3, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो वो एक क्रम से होना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, सरल श्रृंखला द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति कार सीखना चाह रहा है तो इस नियम के अनुसार उसे पहले गेट खोलने सिखाइए, उसको स्टीयरिंग का कैसे काम करता है वो सिखाइए, फिर गियर बॉक्स कैसे काम करता है, क्लच कैसे काम करता है, सारी बातों को बताइए, है कि नहीं। अब अगला है सरल श्रृंखला तो हो गया, उसके बाद है शाब्दिक साहचर्य सीखना। तो शाब्दिक साहचर्य सीखना में हम देखते हैं जैसे कविता याद करना, शब्दावली सीखना, कहानी याद करना, ये शाब्दिक साहचर्य के उदाहरण है। और ऐसे में क्या होता है, आप कविता अगर सीख रहे हैं तो आपको रटना पड़ेगा। आप कविता को शाब्दिक, देखिए शाब्दिक साहचर्य यानी शब्दों के साहचर्य मतलब मिला जुला करके वर्ब को एसोसिएट करना, यानी आप जो उच्चारण कर रहे हैं उसको एसोसिएट। जैसे कहते हैं लाला जी ने केला खाया और केला खा करके मुंह पिचकाया, तो आपके दिमाग में कैसे आ जाता है, लाला जी ने केला खाया होगा तो हमारे दिमाग एक केला होगा, उसको छील करके खाया होगा, उसको फेंका होगा, उसको पैर लगा तो गिर गया हो, है कि नहीं। तो ये देखिए साहचर्य जोड़ दिया हम। अगला है विभेदीकरण द्वारा सीखना। विभेदीकरण में सीखना में क्या होता है, विभेद का मतलब आप समझ लीजिए, उसको अलग अलग करना है। तो अलग अलग करके सीखेंगे। जैसे कोई गणित सीख रहा है तो गणित सीखते समय ऐसा नहीं कि सारे सब चैप्टर एक बार में सीख गया, पहले वो अलजेब्रा सीखा, फिर उसको आपको एपी सिखाएं, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाएं, त्रिभुज सिखाएं, चतुर्भुज सिखाएं, ये अलग अलग करके सीखा। मान लीजिए कोई क्रिकेटर सीख रहा है तो क्या एक बार में वो सारा चीज़ सीखेगा, नहीं, वो फील्डिंग अलग सीखेगा, वो बैटिंग अलग सीखेगा, इस तरह करके वो सीखेगा, है कि नहीं। अगला है संप्रत्यय सीखना, कॉन्सेप्ट लर्निंग, है ना। इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि मान लेते हैं भालू, बाघ, सिंह, सियार, शब्दों में एक सामान्य गुण है, एक कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट यह है कि ये सभी जंगली जानवर हैं। गाय, भैंस, खरगोश, घोड़ा, ये सभी पालतू जानवर हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। जैसे हम कहें कि लैंड ट्रांसपोर्ट यानी स्थल वाले यातायात के साधन, तो इसमें हम कहेंगे सड़क परिवहन में आ जाएगा आपका, फिर रेल परिवहन में आ जाए कार, ये तो सब में देखिए कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि सभी चीज़ें जो है ज़मीन पर चलती है। और नेक्स्ट है नियम सीखना। तो नियम तो आप जान ही रहे हैं कि कितने सारे रूल हैं, गणित में कितने सारे रूल हैं, उसको तो आपको सीखना होगा। व्याकरण के नियमों को सीखना होगा, फिर विज्ञान के नियमों से सीखना होगा, ये तो सीखना ही होगा ना। नेक्स्ट है और आखिरी है समस्या समाधान सीखना। तो समस्या समाधान सीखना तो ये सबसे ऊपरी अवस्था है ना। बच्चा जब सब चीज़ सीख लेगा वो धीरे धीरे सीखना शुरू करेगा नीचे से, और लास्ट में उस समस्या को समाधान करना सीख लेगा, वो खुद से समाधान करने लगेगा। लेकिन ये शुरू में नहीं होगा, ये अंत में होगा। इसलिए अगर पूछा जाए कि गेगनी के जो 8 नियम थे उसमें सबसे ऊपर में क्या है, तो वह है समस्या समाधान सीखना, और सबसे निचले स्तर में है वह है सांकेतिक सीखना। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ रहा है शिक्षण के प्रकार। तो शिक्षण के प्रकार 2 प्रकार के शिक्षण हैं, एक है औपचारिक शिक्षण और दूसरा है अनौपचारिक शिक्षण। और ये जान लीजिए आप, यहाँ से एक सवाल आए थे कि अनौपचारिक शिक्षण भारत में किसने इसकी नींव रखी थी। तो ये थे महात्मा गांधी। और ये सीटेट में पूछा गया सवाल है कि अनौपचारिक शिक्षण किसने कहा था, सॉरी देख लेते हैं एक बार। हाँ, अनौपचारिक शिक्षण कहा था महात्मा गांधी ने। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। औपचारिक शिक्षण उसको कहते हैं जिसमें शिक्षार्थी किसी वातावरण में, अनुशासनात्मक वातावरण में, यानी स्कूल में, कहीं कॉलेज में, और या कहीं ऐसे जगह में जहाँ पर वो सीखता है, वो एक तरीके से होता है। जैसे कि कक्षा में शिक्षकों की उपस्थिति में सीखना, ये औपचारिक शिक्षण का
सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसके बारे में उसुबेल ने इसको औपचारिक शिक्षण को 2 भागों में बांट दिया। उसुबेल ने औपचारिक शिक्षण को 2 भागों में बांट दिया, एक है कक्षा शिक्षण, दूसरा क्षेत्र शिक्षण। कक्षा शिक्षण में आप क्या सीखेंगे? टेक्स्ट बुक की मदद से सीखेंगे, आपसे छात्रों की मदद से सीखेंगे, शिक्षक की मदद से सीखेंगे, या लर्निंग एड्स की मदद से सीखेंगे। लेकिन क्षेत्र शिक्षण में क्या होता है? आपको पिकनिक पे ले गया, आपको पर्यावरण भ्रमण पे ले गया, आप वहाँ सीधा देखिए और उससे ही सीखिए। तो आप जब बाहर घूमने जाएंगे आपको तरह तरह के जानवर मिलेंगे, तरह तरह के पेड़ पौधे दिखेंगे। एक पूछ देगा कि ये वाला किस चीज़ का पेड़ है, तो आप कहेंगे, शिक्षक कहेगी या कहेगा ये तो ताड़ का पेड़ है, तो आप उसमें तुलना करना शुरू करें, ताड़ का पेड़ लंबा होता है, इसमें टहनियाँ नहीं होती है कि नहीं। तो आप कक्षा में भी सीख सकते हैं और क्षेत्र में भी सीख सकते हैं। अब हम देखेंगे अनौपचारिक शिक्षण, इनफॉर्मल लर्निंग। अनौपचारिक शिक्षण से तात्पर्य वैसे शिक्षण से होता है जिसमें बालक से किसी कौशल को एक औपचारिक पदाधिकारी से नहीं सीखता है, यानी औपचारिक पदाधिकारी यानी टीचर से वो नहीं सीखता है, तो वो कहाँ सीखेगा? इस तरह के शिक्षण का वातावरण उतना अनुशासनात्मक नहीं होता, जैसे तैसे करके वो सीख लेता है, जितना कि औपचारिक शिक्षण का अनुशासनात्मक होता है। जैसे बच्चे अपने साथियों के समूह में सीखें, उसके साथ खेल कूद कर रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है। जैसे अपने माता पिता से सीख रहा है, अब आस पास पड़ोस से सीख रहा है, दोस्तों से सीख रहा है। ये तो कोई सिखा नहीं रहा लेकिन सीख रहा है, तो ऐसे को कहेंगे अनौपचारिक, इनफॉर्मल। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा, तो माता पिता भी तो बच्चे को सिखाते हैं छोटी उम्र में बड़ों से कैसे बात करना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे हाथ धोना है, कैसे नहाना है, कैसे घर में ही सीख जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे को माता पिता द्वारा सीखने मिलती है। नेक्स्ट है इसका पास पड़ोस द्वारा दी गई शिक्षा। जब हम पास पड़ोस में अंतःक्रिया करते हुए बच्चों को देखते हैं तो वो सीखता है, जो अच्छा गुण होता है। अगर आपका पड़ोसी अच्छा है तो बच्चों में अच्छे गुण आएंगे। अगर आपके पड़ोस में किचिर किचिर होता है, झगड़ा झंटी होते रहता है, तो वो भी बच्चा सीख लेगा ना, आत्मसात कर लेगा। तो इसमें नैतिक गुण ज़्यादा आएगा अगर वातावरण उत्तम है तो। तीसरा है साथियों के समूह से प्राप्त शिक्षा, यानी साथियों के समूह में प्राप्त शिक्षा। जब बच्चा 5-6 साल का होता है तो वह विशेषकर अपनी टोली में रहता है, वो अधिकतर दोस्तों के साथ रहता है और उसमें कई चीज़ें वो बार बार बिना सिखाए भी सीख जाता है। नेक्स्ट है प्रभावकारी सीखने की विधियाँ, है ना। तो वैसी विधियाँ जो सीखने के लिए प्रभावकारी है, सिखाते हैं जिससे प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है परंपरागत विधि। परंपरागत विधि किसको कहेंगे हम? जो विधि चलते आ रहा है पहले से, उसको कहेंगे परंपरागत विधि, यानी ट्रेडिशनल मेथड। तो इसको कहते हैं, इसमें भी 3 प्रकार हैं। परंपरागत विधि में कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। अविराम विधि तथा विराम विधि, अविराम विधि तथा विराम विधि। तो आप देखें विराम विधि में छात्र क्या करता है, थोड़ा देर रुकता है, आराम करता है, तब सीखता है। लेकिन अविराम विधि में उसको टाइम नहीं मिलता है, उसको इतना टाइम दे दिया है और उसी टाइम के अंदर काम करना पड़ता है, उसके पास रेस्ट करने का भी वक्त नहीं है। और जब रेस्ट करने का वक्त नहीं है तो लगातार पाठ को याद करेगा या विषय को सीखेगा। और जिसमें विराम है, करना है, तो वो आराम से थोड़ा देर कर लेगा। अच्छा चलो आज इतना सीखें, कल थोड़ा सा सीखेंगे, है कि नहीं। मान लीजिए कि कोई छुट्टी का होमवर्क मिला आपको 15 दिन का, तो आप पहले भी कर सकते हैं, रुक रुक के भी कर सकते हैं। लेकिन होमवर्क मिला है तो आप रुक नहीं सकते, आपको तो करना ही होगा ना। नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण विधि तथा अंश विधि। पूर्ण विधि में क्या होता है, एक बार में सारे चीज को करना पड़ता है। यानी जब छात्र किसी विषय को प्रारंभ से अंत तक पढ़कर सीखता है, उसे पूर्ण विधि करते हैं। यानी शुरू से अंत तक वो पढ़ेगा और तब वो सीखेगा, तो उसे कहेंगे पूर्ण विधि। लेकिन थोड़ा सा पढ़ा सीखा, फिर थोड़ा सा पढ़ा फिर सीखा, फिर थोड़ा सा पढ़ा फिर सीखा, तो इसको कहेंगे हम अंश विधि। अगला है करके सीखना या नहीं, यहाँ नहीं, सा अभिप्राय सीखना तथा प्रासंगिक सीखना।
100 अभिप्राय पर हम चर्चा कर चुके हैं पीछे, है कि नहीं। जब छात्र अपनी इच्छा एवं एक निश्चित उद्देश्य के साथ पाठ को सीखता है, यानी आपका उद्देश्य क्या है, टीचिंग एग्जाम निकालना, आपका उद्देश्य क्या है, सीटेट निकालना, DSSB निकालना, अपना अपना उद्देश्य है, और इस उद्देश्य के साथ यदि सीखता है तो इसको 100 अभिप्राय विधि कहते हैं। दूसरी तरफ बिना किसी उद्देश्य के सीखता है, ऐसे ही सीख लिया। जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आप टीचिंग फॉर्म नहीं भी भरे हैं फिर भी सोचते हैं वो सीख लेते हैं, सीखने में क्या होता है, हानि तो है नहीं कुछ, तो बिना किसी उद्देश्य का सीख लिए, तो इसे कहेंगे प्रासंगिक विधि। और ये तीनों विधियां जो है परंपरागत विधि के अंतर्गत आती है। आधुनिक विधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेक्षण द्वारा सीखना, ऑब्जर्वेशन। अब कैसे प्रेक्षण द्वारा सीखना देखते हैं। मान लीजिए कि आपके बगल में एक कुछ हो रहा है या कोई एक मिल चला रहा है, मिल मतलब मशीन, गेहूं पीस रहा है, बगल में एक बच्चा खड़ा होकर के उसको देख रहा है कि कैसे वो करता है, जैसे तो वो सीख गया। जैसे हमारे घरों में मान लीजिए किसान परिवार का कोई बच्चा है और उसके यहाँ एक छोटा सा 5-6 साल का बच्चा है और उसके माता पिता आलू लगा रहे हैं खेत में, तो देखिएगा आप छोटे बच्चे को, वो भी एक कटोरा लेगा और कुछ आलू लेकर जिधर तिधर ज़मीन में गाड़ना शुरू कर देगा, यानी वो देख देख करके सीख रहा है। तो वो प्रेक्षण किया, उसको देखा और उससे वो सीख गया। दूसरा है विवेचन विधि। इस विधि में भी शिक्षकों ने अधिक बल डाला है और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि एक ऐसी विधि है जिसमें प्रायः बच्चे समूह में जाने वाले विषय के गुण दोष की विवेचना करते हैं। अब वो समूह में क्या होता है, डिस्कशन होता है, एक दूसरे की विवेचना करते हैं और उसमें से कोई अपने मत के हिसाब से 2 दलों में बढ़ जाता है, कोई एक पक्ष में हो जाता है, दूसरा विपक्ष में हो जाता है, और इसमें छात्रों की सहभागिता बढ़ती है और ऐसा करने से वो लंबे समय तक याद रखते हैं। तीसरा है करके सीखना या प्रयोग करके सीखना। आप किसी काम को खुद ना बताकर उसे मौका दें, चलो खुद से करो। स्वयं को जब मौका आएगा तो कई तरह के प्रयास करेंगे और उस समाधान निकाल लेंगे, और ऐसा करने से वो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। नेक्स्ट है आवर्तीकरण या पुनरीक्षण विधि। इस विधि के प्रवक्ता थे और यह विधि बताई थी गेट्स ने। आवर्तीकरण और पुनरीक्षण विधि एक दूसरे के पूरक है, यानी यदि कोई बच्चा विषय को याद कर लिया है और बिना देखे उसको मन में दोहराता है, मान लीजिए आपने याद कर लिया कि परंपरागत विधि के 3 भेद होते हैं, अविराम विधि, विराम विधि, दूसरा पूर्ण विधि, अंश विधि, तीसरा स्वाभिप्राय और प्रासंगिक विधि। इसको आप बार बार मन में दोहरा रहे हैं। जब आप बार बार मन में दोहरा रहे हैं तो इसी को कहते हैं आवर्तीकरण, ठीक है। और दोहराते दोहराते ऐसा कभी कभी होता है, मान लीजिए किसी बच्चे को याद करें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे करते करते दोहरा रहा है, तो इसे कहेंगे आवर्तीकरण। लेकिन वो अचानक से भूल गए, 2 8 जा क्या होता पता नहीं, चलो एक बार देख लेते हैं। ये जो बार बार दोहराने के क्रम में जो भूला और फिर से एक बार वो देखा, उसी को कहते हैं पुनः निरीक्षण विधि। फिर से निरीक्षण किया, कहीं हम गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, है ना। तो बार बार दोहराने को आवर्तीकरण और फिर बीच में एक बार देख लेना पुनरीक्षण। अब नेक्स्ट है रटकर या समझकर सीखने की विधि। रटकर तो आपको समझाने की जरूरत नहीं, रट्टा मारना, और रट्टा मारने से उतना सीखने नहीं मिलता है। लेकिन समझ के यदि आप सीखते हैं तो वो आपको कई समय तक याद रहता है। लेकिन दोनों विधियां समय पर काम देती है। जैसे पोएम याद करना तो आपको रटना ही पड़ेगा, लेकिन यदि आपको कहानी है तो कहानी अगर आप समझ लेते हैं ना तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। एक कहानी को यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं, यदि हमारे नोट्स को इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, अब ऑटोमेटिक सीखने लगिएगा। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, एक लाइक जरूर से ठोक दीजिए।
आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।